ये डेडिकेटेड है डॉक्टर एम एल सहगल सर एंड सीनियर फैकल्टी ऑफ द SSRH टीम। और जो भी एक लिमिटेड जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस सेशन को मतलब ले रहा हूँ। तो आप लोगों की तरफ से जो भी इसमें होगा, जहाँ कहीं भी अगर लगेगा कि और कुछ यहाँ बेटर हो सकता है, उसके लिए सजेशंस आप सभी के मतलब आए तो बेहतर रहेगा। और बाकी मुझे लगता है शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि इस सीरीज को मैं बहुत अच्छे से मतलब आगे डिलीवर कर सकूं जो मुझे समझ आई है, या हो सकता है कि मेरी समझ में भी कमी रही हो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत डीप है। और मुझे लगता है इसको मल्टीपल टाइम बहुत बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार एक नई समझ क्रिएट होगी, लगेगा कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो मैं हर बार यही कहूँगा कि ये डेडिकेटेड है, इसका ग्रेटिट्यूड डॉक्टर एम एल सहगल सर एंड SSR फैकल्टी जो है, सीनियर फैकल्टी, उनको जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज दिस प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिकनेस, whatever may be its impact, slow or fast, which is being revealed through expressions, vocal or mute, through speech or actions or both. It is being signaled. आप लोगों को ये थोड़ा सा अभी ठीक हुआ? कुछ विजुअल है प्रॉपर आप लोगों को? यस सर क्लियर है। आप लोग अपने साथ साथ इसको स्क्रीन में मतलब थोड़ा सा इसको जूम करके पढ़ते चलते हैं, या फिर केवल जो मैं बोलता हूँ इसको सुनते हैं? पढ़ेंगे तो इस पे अटेंशन और अच्छा, अगर साथ में आपकी नजर रहेगी लाइन पे तो बेटर रहेगा। इट्स ओके। सर जूम करके बेहतर दिखता है सर, जूम करने के बाद ठीक है, अच्छा दिखता ओके है। जी। And man's vocabulary had succeeded in binding these expressions into words, singular or numerous. A full expression is sometimes represented by a single word or a phrase. A homeopath is acquainted with these expressions in the form of rubrics, those that we find in repertories of homeopathic materia medica. आई थिंक ये समझ में सबके आ ही रहा है ये वाला ये पोर्शंस, मतलब क्योंकि ये हम लोग डेली कर रहे हैं। Our experience tells us that these expressions are not merely the mental states or so-called mental symptoms of a patient. अभी पीछे सेशन हुआ था, इस सेशन के लास्ट फ्राइडे के बाद ही मुझे लगता है योगेश सहगल सर का सेशन था, तो मैंने उसमें अटेंड किया था। तो एक्चुअली देखा जाए तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि सर ने उसमें ये टॉपिक आया था, मतलब उसमें फिलॉसफी और ये ROH के बारे में टोटल देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1 घंटे तो इसी पे सेशन रहा है सब मिला करके बीच में। और वहाँ भी सर ने क्लियर, और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिम्टम्स की बात हुई, और ऑब्जेक्टिव पे ही बहुत क्लियरली सर ने मतलब कि जोड़ दिया कि हाँ किस तरीके से हमें लेना है, ऑब्जेक्ट को ही लेना है, और एक्सप्रेशंस हर एक लाइन पे, हर चीज पे हमें रूब्रिक्स नहीं बनाना है। क्योंकि कई बार जो पेशेंट बोल रहा है, और मैं भी प्रैक्टिस में कई बार अभी ये सब केस में आगे प्रेजेंट भी करूंगा, बस प्रॉब्लम होती है कि मैं उसको सबको थोड़ा सा आलस लगता है, कहीं टाइम नहीं होता लिखने की, कि मैं उसको लिखता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे याद रहेगा वो मैं जरूर शेयर करूंगा। तो अगर हर लाइन पे मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे कि मैं अगर लाइन वाइज उनको उनके एक्सप्रेशन मतलब जो भी वो बोल रहे हैं, अगर उनके वर्जन को मैं लूँ और उसको मैं दूं, उस पे से मैंने मेडिसिन दिया तो मेरी मेडिसिन वर्क नहीं की है, जबकि मुझे लगा कि नहीं डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन पे जो ये पेशेंट बोल रहा है, इस पे तो अगर रूब्रिक में बना के दवाई दिया हूँ तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया। और उस मेडिसिन को 20 मिनट नहीं, मैंने 2 हफ्ते तक वेट किया, पोटेंसी रेज करके देखा, बट चेंज नहीं आया। और जो मैंने ऑब्जर्व किया पेशेंट, मैंने जो देखा बियॉन्ड उसके, जिसकी बात है कि सब्जेक्ट को मैंने छोड़ के ऑब्जेक्टिव मोड को जब लिया, जब मैंने उस तरीके से क्वेश्चन केस टेकिंग किया, तो फिर जस्ट 20 मिनट के अंदर रिजल्ट आ गया। तो ये चीज कई बार बहुत मायने रखती है। अक्सर यही होता है कि हमें लगता है कि वेल सिलेक्टेड रेमेडी जो है हम वो दे रहे हैं पेशेंट को, बट कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो जाती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को, और दूसरी बात मेंटल स्टेट को हिट करना पड़ेगा। सर ने बहुत
एम्फेसाइज किया कि अगर आप मेंटल स्टेट को हिट नहीं करेंगे तो क्योर नहीं होगा केस। मतलब वो है वही है कि जैसे मान चलिए एक रूब्रिक है डिलीजर नोवार एट बीइंग, कितने लोगों ने इसे यूज किया है? बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत यूज में आता है। आप लोग बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए, मुझे याद आ जाता है तो मुझे लगता है कि ये सब डिस्कस हो जाएगा। तो ये रूब्रिक्स बहुत यूज आते हैं। सर इस रूब्रिक को तो यूज नहीं किए लेकिन पढ़े हैं सर इस रूब्रिक को। इसमें पेशेंट मैं बताऊं सर। हम्म। हाँ, इसमें पेशेंट यही बोलता है कि मुझे कुछ भी होता है ना, तो मैं पहले बीमारी से खुद ही फाइट करके खुद ही ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे से नहीं बनता है तब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि छोटी मोटी बीमारी हम खुद ही इसको ठीक कर दें। ओके, ये कहाँ से पढ़े हो ये ऐसे? मैं सर जस्ट, क्योंकि फिर एस मुझे क्योंकि रूब्रिक्स के जो वर्जन है, सबसे मेन चीज मालूम है जी क्या जी। है? कभी भी मैं नहीं कहता कि कोई चीज मैं ही बहुत अच्छा बताऊंगा। मुझे जो मुझे समझ में आया है मोस्टली मैं उन्हीं को यूज करता हूँ। जो एक्सप्रेशन पेशेंट के जो वर्क करें, जो लग जाए, वही मैं यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो इसीलिए फिर अक्सर ये रहता है कि जो अपनी प्रैक्टिस में और उस रुब्रिक को अप्लाई किए हैं मल्टीपल टाइम्स में, अगर वो हिट कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसे यूज करना चाहिए। अगर लग रहा है नहीं काम कर रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। फिर इसका मतलब उसका एक्सप्रेशन दूसरा कुछ है। अभी इसमें एक्चुअली बहुत सारी मेडिसिन हो गई हैं, क्योंकि पहले ओरिजिनल बार्थेल में देखें तो ओनली 3 रेमेडीज थी, और अभी इसमें तो काफी दवाइयां हो गई हैं। वार्बिंग, बार्थेल में ओनली 3 हैं, बाकी सब में सिंथेसिस में ज्यादा हैं। अभी ये है परफेक्ट मटेरियल मेडिकल में। इसमें देखिए वार्बिंग एट, इसमें बेल है, फेरामेटाल्कियम है, हाइस प्लेटिनम, रेननकुलस बल्बोसस है, थूजा है, और बर्बेस्कम है। तो इसका और कोई बताएगा इसके बारे में? क्योंकि फिर इसको जो ये यूज में आता है रूब्रिक्स और बहुत अप्लाई हुआ है और डेफिनेटली ये वर्क करता है, तो मैं वो आपको वर्जन, वो एक्सप्रेशन पेशेंट का जो होगा वो बताऊंगा। लेकिन और कोई इसको ट्राई करना चाहे, पार्टिसिपेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे मुझे भी हो सकता है और अच्छे तरीके से, कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो मैं भी उसको समझ जाऊंगा, क्योंकि सबकी अपनी समझ अलग है। हर कोई अपने एक्सप्रेशन अपने अकॉर्डिंग देगा। तो जो यूज किया है प्लीज वही बताए, इसलिए क्योंकि ऐसे मीनिंग तो पढ़ के और जब यूज करते हैं प्रैक्टिकली, तो हमें यहाँ पर मोस्टली हम ट्राई करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे जो प्रैक्टिकली हम करते हैं, जो प्रैक्टिकल, क्योंकि ये टोटली प्रैक्टिकल है। थियरी पार्ट कुछ भी नहीं है, और हम लाइफ में ये हमें वही ले चला है, क्योंकि थियरी हम पढ़ के अगर अप्लाई करेंगे तो लगभग वो वर्क नहीं करता है। तो जो प्रैक्टिकली सक्सेस हमें मिलती है उसको अप्लाई करेंगे तो ही ये बहुत फायदेमंद है। तो जो इसको प्रैक्टिस यूज किए हैं प्लीज वो शेयर करें। ना किया हो तो कोई बात नहीं, फिर मैं इस चीज को बताऊंगा। क्योंकि देखिए बहुत हमारी इम्पोर्टेंट मेडिसिन, बहुत पसंदीदा है, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बेलाडोना है, हाइसाइमस है, एटलीस्ट 2 रेमेडी तो बहुत फ्रिक्वेंट यूज हम करते हैं। और इसमें प्रिसाइजली पड़ी है, और बार्थल में ओनली 3, बेल, हायोस, एक और कोई मेडिसिन है, आई थिंक थूजा है, या जो भी है, बस 3 ही है उसमें। और मोस्टली मैं बार्थल यूज करता हूँ, लेकिन वो भी सॉफ्टवेयर में किसी ने उसको बनाया नहीं, यूज नहीं किया है। बट मुझे शुरुआत मैंने उसी से किया था, उसका माइंड सेक्शन बार्थल का, तो सिंथेटिक है वो। लेकिन पता नहीं क्यों सॉफ्टवेयर वालों ने, किसी ने उसको अभी तक कंपाइल नहीं किया है। और ये परफेक्ट में है, ये साइकिल सर का, ये साइकिल एक्सपर्ट सिस्टम, ये रिपर्टी जो मैंने इसमें ओपन किया है। कोई शेयर करेगा? या फिर आप लोग थोड़ा सा
ना हो तो फिर मैं इस चीज को फिर बताऊं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। और ये फिर आप इसके बाद क्लिनिक में इसको अप्लाई करेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत काम करता है, बहुत यूज में आता है। मोस्टली पेशेंट आके ये बात बोलता भी है, लेकिन ना समझ पाने की वजह से हम उसको गलत जगह प्लेस कर देते हैं। आप लोग बहुत जी शांत सर। हैं। जी सर, आप बतलाइए। जी, बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं, कोई शेयर नहीं करता है, मतलब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप ट्राई करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, ये समझ बन जाएगी हमेशा के लिए फिर। अभी देखिए 32 और 32 में काफी सारे मुझे लगता है प्रैक्टिस में होंगे। बहुत सारे इसमें जो भी मतलब सीनियर डॉक्टर्स भी हैं जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी सिस्टम से जुड़ा है वो अपनी चीजें शेयर करेंगे, जो अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि इससे फिर थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो ये सिंगल साइडेड टॉक टाइप में बन के रह जाएगा ये। सर सर जी नमस्कार। मैं तो यूज नहीं किया, लेकिन दूसरा डॉक्टर का सॉल्व केस से मैं बोल सकते जे कैसे लिया है ये रूब्रिक को। जी तो नहीं तो यूज नहीं किया। दूसरे एक डॉक्टर का सॉल्व केस कैसे है, तो एक क्या सुन। कैंसर पेशेंट है जी और वो एक डॉक्टर हाई प्रोफाइल पर्सन भी है, वो लेडी है। वो बहुत जी एक एमएनसी में नौकरी में थे। बाद में उसको जो कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो कंपनी के तरफ से और खुद का तरफ से बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट किया, लेकिन उन लोग बोल दिए कि नहीं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये लास्ट तक इसका जो प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। तो जी अब क्या किया वो लेडी, तो ये होम्योपैथी के पास आया। जब जी डॉक्टर ने पूछा कि आपका वो इतना बड़ा डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, फिर उन लोग ना बोल दिया कि इसका प्रोग्नोसिस खराब है और कुछ नहीं कर सकते, तो फिर जी होम्योपैथी का बस क्यों है? तो पेशेंट ऐसा बोल रहे, नहीं डॉक्टर साहब, जे एलोपैथी में नहीं हुआ तो क्या है, मैं होम्योपैथी में ठीक कर सकते हैं। तो मैं भी छोड़ना छोड़ने वाले नहीं हूँ। मैं बीमारी का साथ लड़ फाइट करना चाहता हूँ। तो उसी टाइम डॉक्टर ने रूब्रिक लगा था, जहाँ ये जो बीमारी है, पेशेंट का फील यही हो रहा है जहाँ वो एक ओआर में है, जो वो वहां पे जाकर वो फाइट करना चाहता है। तो फाइट वांट्स टू बी हाई स्पिरिटेड और डिल्यूशन और एट बीइंग, ये लगा के हाई से मास दे थे। तो ऐसा पेशेंट ये लेकिन रूब्रिक में ऐसा फील होता है। जी, मैं यहाँ हाँ इंटरप्ट सर। करूँगा आपको। आपने फाइट वांट्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर अभी हम फाइट, क्या मतलब आपने फाइटिंग वांट्स टू बी। फाइट वांट्स टू, हाँ। और ये पेशेंट में ऐसा था जो वो ऐसा फील कर रहे जो मैं जो बीमार है उसके लिए एक वार का फील्ड है, तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। वो एलोपैथी में नहीं है तो वो होम्योपैथी में दूसरा कुछ पैथी में हो जाएगा, लेकिन उसका फील्ड यही है कि वो मतलब बीमार उसके लिए एक वार है। वो फील्ड से छोड़ना नहीं चाहता है, फाइट करना चाहता है। उसका पेशेंट का जो फीलिंग्स था उस इस टेकिंग में, वो हिसाब से आप ये रूब्रिक लगाया। अच्छा, तो इस पे आपने मतलब देखा था वहां ये फॉलोअप में था कि मतलब इस तरीके से केस निकला हुआ था। अब इसमें देखिए, अगर दोनों को हम हाँ मिलाते हैं मतलब, हमारे पास, अब इसीलिए जैसे हाँ बेलाडोना और इंटरनल भी हो सकते हैं सर। मतलब ये किसी को ऐसा फैमिली में बहुत कुछ तकलीफ है, बहुत परेशानी है, फिर भी वो चाहता है कि नहीं मेरे को आगे जाना है, चलो देखता हूँ, मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये जो परेशानी आया इसको मैं जूझ सकते हैं, ऐसा जब फीलिंग आएगा तब ले सकते हैं इसमें। तो जो फिर आप बेलोडोना है उसके अंदर हम्म, डिल्यूशन जार्नी ही ऐसा रूब्रिक भी है। तो जर्नी ही। वहाँ पे है, वहाँ पे भी ऐसा फीलिंग होना चाहिए जहाँ जो परिस्थिति है, अंदर का बहुत परिस्थिति है, उसको मैं फाइट करना है।
अब इसे बताइए बेलाडोना फेरामेटाल के हाँ 3 मेडिसिन आ रही हैं, कैसे इसको फिर हम सर, टीडी एक्चुअली करेंगे? फिरामेट तो बहुत एक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और मेटल जो है वही सबसे, जो कुछ भी काम करेगा, जो परिस्थिति वो नौकरी कर रहे हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो कोई भी परिस्थिति आने दो, लेकिन वो वहां से भागना नहीं चाहता है, फाइट करना चाहता है। चलो आगे देखेंगे क्या है, तो अब उसका अंदर फील होगा कि हाँ ये जो परिस्थिति है ये मेरे लिए अगर सहज नहीं नहीं है, फिर भी इसको मैं छोड़ेगा नहीं। जी, अगर हम यहाँ से इसको फाइट वांट्स टू बी को हटा देते हैं, पेशेंट अगर ये बोलता है मुझे लड़ना नहीं है, ये बातें नहीं करता है, आप सिर्फ डिलीजन वार बीइंग एट को अगर लेंगे तो कैसे इसको यूज करेंगे? ऐसा मान एक लीजिए पेशेंट ये बोलता है पेशेंट नहीं ऐसा एक, कि लड़ाई कर रहा हूँ या ऐसे, ऐसा कोई वर्जन वो नहीं बोलता है, तो अगर वो हाँ बोल रहा है तो उसका आप मन में, फाइट वांट्स टू बी को उसका मन में कुछ, जो आपने सपोज अभी उसका बताया है साथ कि कुछ ये सब, हाँ जी ये जो आपने बताया ये फाइट वांट्स टू बी का है, लेकिन अभी ये डिलीजन वार बीइंग एट जो है ये, इसको कैसे लेंगे? जैसे सर डिल्यूशन और एट बीइंग, मतलब हम्म, कोई ऐसा उसका लाइफ में कुछ दुर्घटना अभी हुआ, देखिए, क्या अभी उसका देखिए कुछ गिफ्टेड हुआ, जी, अभी इसको तो मैं हर बार फिर जब हमारे को, प्लीज अभी अब सुनिए, अभी जैसे ये है कि हर बार इसको ये बात सब सीनियर्स भी कहते हैं और यही सबसे सही तरीका भी है कि इसको बाइफरकेट करके अगर हम रूब्रिक्स को एक एक उसके वर्ड्स को लेकर के, और सैगल सर अभी ये बुक्स में आगे आएगा भी, जो कि सर बता रहे हैं कि रूब्रिक्स को हमें स्टडी कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। तो आप इसको अभी देखेंगे इस तरीके से अगर हम लेंगे तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी, अदरवाइज फिर वो उसको बहुत अच्छे समझ में हमें नहीं आएगा। अभी जैसे हमारा जो रूब्रिक्स है, डिलीजन वॉर बीइंग एट लिखा हुआ है, ठीक है, तो डिलीजन तो सबको समझ में आ ही रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई किसी को डिलीजन में भी कंफ्यूजन हो, डिलीजन, हेलुसिनेशन, इमेजिनेशन। क्योंकि वो आपने रूब्रिक जो बताया वो फाइट वांट्स टू बी है, डायरेक्ट वहां डिलीजन की स्टेट नहीं है, और यहाँ डिलीजन लगा हुआ है, ये डायरेक्ट रूब्रिक नहीं है कि वार बीइंग एट, इट्स, इससे पहले डिलीजन लगा है। तो कोई इसको बताएगा कि डिलीजन को हम कैसे लेंगे, डिलीजन क्या है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं इससे बात करूं, नहीं तो फिर आगे बढ़ूं अगर लग रहा है डिलीजन सबको। क्योंकि मुझे तो डिलीजन बहुत टाइम लगा समझने में, शुरू में मुझे लगा कि कुछ डायरेक्ट क्यों स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ डिलीजन से किस क्यों स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं फियर से स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं डिलीरियम से स्टार्ट है। तो ये तो बेस है, अगर ये नहीं रहा तो आगे की रूब्रिक हमारे काम के नहीं होंगे, सब रूब्रिक। तो इट्स ए बिग चैप्टर, डिलीजन में बहुत सारी रेमेडीज हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में डिलीजन आया है। अगर आ रहा है तो प्लीज कोई इसे एक्सप्लेन करेगा। सर एक बार और समझा देते तो। मैं तो अभी बताऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप लोगों में से कोई डिलीजन को बताए कि व्हाट इज डिलीजन, डिलीजन को हम कैसे यूज, आप अपनी प्रैक्टिस में डिलीजन को कैसे लेते हैं। कोई मुझे पेशेंट के वर्जन के साथ बताइए, कोई शेयर करे डिलीजन से। मुझे लगता है लगभग सबने प्रैक्टिस में यूज किया है इसे, तो इससे ये पता लगेगा कि मतलब डिलीजन को हो सकता है हम किसी और वे में लेते हो सकता है यहाँ डिस्कशन आज हो तो और कोई कैसे यूज कर रहा है उसको सुन के समझ के, हो सकता है हमारी जो कमी है वो दूर हो जाए, ये भी हो सकता है। और हम सही हैं तो फिर अच्छी बात है, तो एक कंफर्मेशन होती है, यस वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो प्लीज कोई, क्योंकि कोई नहीं, डिलीजन तो मतलब कहने का ये है कि मैं बेसिक और ये चीजें नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना डिलीजन को। मुझे तो बहुत लेट समझ में आया था, सीधी सी बात है, मुझे काफी टाइम लगा इसको डिलीजन को समझने में। अभी आप ये बताइए, इसके साथ चलिए एक रूब्रिक है जो मुझे तो कंफ्यूजन होता था, अब काफी टाइम बाद वो चीजें क्लियर हुई। अभी एक रूब्रिक है हमारे पास,
अभी इसके साथ ये जुड़ेगा, तो प्लीज मुझे ये ध्यान भी दिलाइएगा क्योंकि टॉपिक से फिर हम कहीं वो छूट ना जाए। ये तो चलिए, ये रूब्रिक डिलीजन वार बीइंग एट ये पढ़ा हुआ है। एक रूब्रिक है हमारे पास, इसको भी बहुत सारे लोगों ने यूज किया है और चर्चा भी करते हैं। बेल सेज सिक व्हेन बेरी, बेल सेज ही इज बेल सिक व्हेन बेरी। तो अभी सर आगे रूब्रिक्स पढ़ना भी बताएंगे कि रूब्रिक को हम पढ़ते कैसे हैं। इसमें आरओएच सीरीज में ये सब भी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो हमें भी समझ में आया कि ये मेटाफोरिकल को कैसे यूज करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच टाइप है, जिससे हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं कि किसी साहित्य को अलंकार पूर्ण करके बहुत सुंदर तरीके से यूज करें, हिंदी में हम बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन अंग्रेज यूज करते थे, सेम ऐसे ही है ये। तो बेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक, ये एक रूब्रिक है। अब इसके साथ मैं दूसरा रूब्रिक एक देता हूं। इसका मुझे थोड़ा सा आप लोग कोई डीडी बताएंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर बताइएगा। दूसरा रूब्रिक है हमारा डिल्यूजन बेल हीज, मींस डिल्यूजन ही इज बेल। अब इसको कैसे आप लेते हैं, दोनों का मुझे मीनिंग कोई बताए, एक्सप्रेशन पेशेंट कैसे बोलेगा, आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेल सेज और डिल्यूजन बेल को एक ही बात, एक ही में ले लेते हैं कि चलो ये बोला वो बोला, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और मेडिसिन भी इनमें अलग है, ऐसा भी नहीं कि दोनों की फीलिंग सेम होती हो, मेडिसिन भी डिफरेंट है, रूब्रिक्स अलग। सर दोनों रूब्रिक में डिफरेंस है। वो डिल्यूशन ओएल हीज, जब ए रूब्रिक आएगा पेशेंट अंदर बीमार है, कुछ बीमार है, फिर भी उसको लग रहा है मैं ठीक हूँ, लेकिन आउटसाइड से हम लोग देख रहे हूँ बीमार है, लेकिन पेशेंट फील कर रहे हैं मैं ठीक हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन वेल सेज व्हेन वेरी सिक, ये रूब्रिक में पेशेंट बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, ओएल सेज मैं ठीक हूँ। एक्चुअली डिल्यूशन में पेशेंट इंटरनली फील करेगा, और ओएल सेज में वो सीख है, हम लोग सब देख रहे हूँ चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, फिर भी वो बोल रहे मैं ठीक हूँ जी ऐसा। और डिल्यूशन में वो इंटरनल फील करेगा मैं ठीक हूँ, डिल्यूशन ओएल। बहुत अच्छा आपने, और कोई शेयर करेगा और कोई बताएगा? डिलीजन इज ए बिग टॉपिक, बिग रूब्रिक। बहुत सारे रूब्रिक डिलीजन से स्टार्ट हैं और जिनको हम बहुत यूज करते हैं, बहुत वाइडली यूज में है ये। ऐसा क्या है कि आज और कोई बोल नहीं रहा है? थर्टी सिक्स, वैसे आज संख्या भी कम है, 35 लोगों की है। मैं इतना दौड़ भाग के अभी सीधा मैं क्लिनिक से आया और जस्ट मैं क्लिनिक से आके और अभी बैठा स्टार्ट किया, तो अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा लोगों का तो फिर मुझे भी बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब देखा जाए तो ये इट्स ए प्रीसियस टाइम फॉर मी। आप कोई आज डॉक्टर मिली नहीं है? मैं डिल्यूशन को थोड़ा बोलना चाहता हूँ। डिल्यूशन एक्चुअली हम लोग जो सब लोग जीते हैं ना, डिल्यूशन में हम लोग जीते हैं, जी और टाइम पे हम लोग डिल्यूशन में रहते हैं। जैसे अभी आप जानना चाह रहे हैं जो आप सब लोग पार्टिसिपेट करो, सपोज मैं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मैं तो इतना नॉलेज नहीं हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ, मैं गलत हो जाएगा तो उस टाइम मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पोर हूँ। तो इसको हम लोग रेपर्टरी भाषा में जब डॉक्टर जब लेगा तब ये डिल्यूशन से शुरू होगा, लेकिन पेशेंट का फील है जब मैं पोर हूँ। तो यही सबसे बात कोई सोच रहे जे सपोज अभी मैं बैठा हूँ, मेरे को गर्म लग रहा है, लेकिन आप मेरे साथ है, आप भी बोल रहे हैं किधर गर्म है, ये तो अभी तो ठंडा है, ये तो 12 डिग्री से नीचे है।
लेकिन मैं फील कर रहा हूँ मेरे को गर्म, तो मेरा फील है, ये हो तो डिल्यूशन है, मेरे को लग रहा है, इंटरनली फील भी हो रहे मेरे को, तो अभी तो मैं जी बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप लगाएंगे तब आप डिल्यूशन लेके लगाएंगे, लेकिन है जी डिल्यूशन, मेरे लिए डिल्यूशन सही है, जी, ऐसा डिल्यूशन बहुत को अच्छा लगा आपने तुम, एक्सप्लेन किया। आप कहाँ से हैं? ये डॉक्टर डिल्यूशन आप ही। कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल? जी मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, जी, वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। जी जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमें देखिए समझना है डिलीजन, सिंपल सी चीज, इसको हमें ऐसे समझना है, लेना है डिलीजन को। अगर इसको बहुत हम टफ, ये स्थिति हम लोगों की भी होती थी शुरू में सेमिनार्स में, तो ये होता था कि कोई कौन बताए, अगर बताए कुछ गलत हुआ तभी सीनियर, अभी तो सर खिंचाई कर देंगे। तो अक्सर जानते थे जिनको, उनकी खिंचाई कर देते थे, इसलिए हम लोग बोलते नहीं थे। तो बेटर ये है कि जिनको नहीं जानते थे मेंटोर, उनके लिए तो बढ़िया था, उनकी खिंचाई नहीं होती थी। तो ये जो हमें फील होता है, डिलीजन की स्टेट ये है जिसे हम कहते हैं कि भ्रम की स्थिति है, तो वो किसी को दिखता नहीं है भ्रम। तो जो चीज हमें, जैसे पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये उसकी अपनी फीलिंग है, ये वो जान रहा है, लेकिन ये दूसरे को तो नहीं पता है। ये खुद को उसे फील हो रहा है, लेकिन उसकी फीलिंग मुझे फील नहीं हो रही है। ये जो भी सिम्टम्स ऐसे जो भी आते हैं, वो सब हम डिलीजन में लेंगे रूब्रिक्स को। क्योंकि जो खुद की पर्सनल फीलिंग होती है वो डिलीजन, डिलीजन, इल्यूजन, हैलुसिनेशन, इमेजिनेशन, ये उसकी स्टेट होती है, जो किसी और को दिखती नहीं है। इंडिविजुअल पर्सन कैन फील दैट सिचुएशन। ये क्लियर हुआ डिलीजन? आपने बहुत अच्छे से बताया यही चीजें तो, और इसमें डिलीजन क्लियर हुआ है? यस सर, यस सर। जी सर, जी सर, जी सर। ओके। अब जैसे आपने रूब्रिक्स का भी अच्छा बताया था, तो जब तक हम डिलीजन हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम रूब्रिक को इससे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे डिलीजन, वेल ही इज, पेशेंट खुद से कह रहा है कि ठीक है मुझे, अब वो ठीक है नहीं है ये वो जानता है, तो ये हम उसको डिलीजन वेल ही इज लेंगे। अगर पेशेंट बोल रहा है कि ठीक है मुझे अभी फीवर नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पे, मुझे फीवर नहीं है, मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, तो वो अपने आप को, ये उसकी फीलिंग है कि वो ठीक है। अब मे बी वो ठीक है नहीं, ये वो जानता है, लेकिन तब हम इसे लेंगे डिलीजन वेल ही इज में। और अगर पेशेंट बोलता है आके, वो आते हुए चल रहा है और थोड़ा सा ऐसे लंगड़ाते हुए चल रहा है, ढंग से चल नहीं पा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा है, और फिर आके बैठते ही और जैसे कैसी तबीयत है, ठीक है डॉक्टर साहब सब बढ़िया है, ये क्या है फिर? अभी तो आया तकलीफ में, या कई बार पेशेंट बुखार में है, दर्द भी है, कोई भी तकलीफ है, लेकिन आके बोल रहा है डॉक्टर साहब ठीक है। मतलब कि हमें दिख रहा है वो परेशान है, ये सबको दिख रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, मतलब वो डायरेक्ट वे में हम उसे लेंगे कि बेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक, वो बीमार है इसके बावजूद भी वो कह रहा है कि वो ठीक है। तो जब पेशेंट इस स्थिति में, इस सिचुएशन में अगर बात बोलता है, तब हम इस रूब्रिक को लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं ये होता है कि वो आ रहा है ठीक है, और हमें लग रहा है कि ठीक ठाक है सब कुछ है, लेकिन वो कह रहा है डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, तो ये उसकी फीलिंग है। तो अगर वो बता रहा है दर्द है, तो हमें उसे डिलीजन में लेना पड़ेगा। मतलब कि जैसे उसे अगर लग रहा है कि उसे तकलीफ है, डिलीजन इंजर्ड इज बीइंग में हम उसे लेंगे। लेकिन अगर बोल रहा है नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, जबकि वे भी उसे परेशानी हो, या दूसरा कोई बता रहा है अटेंडेंट या कोई, नहीं इसको तो बहुत तकलीफ है, बस ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो बोल रहा है, तो हम अटेंडेंट की ना सुन के जो वो बोल रहा है उसको हम लेंगे डिलीजन वेल हीज। तो ये क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? जी सर, जी सर। जी सर। जी सर, जी जी। अब एक रूब्रिक हमारा बचा हुआ था, डिलीजन वार बीइंग एट। हाँ, इसको देखिए, फिर आप इसे क्लिनिक में अप्लाई भी कीजिएगा, और फिर बताइएगा कि कैसे लगा रूब्रिक। कई बार पेशेंट आके बोलते हैं ना डॉक्टर साहब दवाई दीजिए ऐसे कि भूख लगे, ऐसे कई बार पेशेंट बोलते हैं ना,
डॉक्टर सब कुछ ठीक तो है लेकिन भूख नहीं लग रही है। तो हमें ये क्वेश्चन का, ये हमारा केस टेकिंग का पार्ट होना चाहिए। हमें पूछना चाहिए अभी ठीक चल रहा है सब कुछ, तो क्यों आपको लगता है कि भूख को लेकर इतना क्यों परेशान है? अक्सर ये होता है ना, पेशेंट सब ठीक चल रहा है उसके बाद बोलते हैं सब आराम हो गया, पहले तो दर्द तकलीफ जो है उस पर वो जोर देंगे, फिर बाद में कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवाई दीजिए भूख लगे, थोड़ा कुछ खाऊं पीऊं। अभी बहुत अच्छे से खाया पिया नहीं जाता है। ये कॉमनली बोलते हैं पेशेंट क्लिनिक में आके, आप लोग बताएंगे? जी सर, जी सर। हाँ, जी इसके सर, लिए बोलते कभी हैं। कभी सर टॉनिक वगैरह भी क्या डिमांड करते हैं कि भूख हाँ की तो, कोई सिरप वगैरह दे दीजिए। हाँ तो एक जैसे टॉनिक अलग चीज है, लेकिन वो बोलता है अगर टॉनिक की डिमांड करे तो वो दूसरे वे में चला जाएगा, लेकिन मतलब प्लेटिना की तरफ दिखेगा, वो एक अलग चीज है, मतलब वो एक अलग फेज है। लेकिन अगर ये पेशेंट बोलता है आकर के इस तरीके की बातें करता है, तो आपको यहाँ पूछना है कि क्यों ऐसा लग रहा है? कुछ भूख ठीक ठाक तो चल रहा है, अभी तो दर्द तकलीफ थी, परेशानी थी, वो चीज तो आपकी क्लियर हुई है, तो अभी आपको भूख को लेकर ऐसी क्यों बात लग रही है, कुछ खाने पीने को? डॉक्टर साहब अब दरअसल क्या है, बीमारी तो है ही है, लेकिन अब खाएंगे नहीं तो बीमारी से लड़ना भी तो है, ये पेशेंट बोलते हैं ना। जी सर। तो इसका मतलब ये, इसको हम फाइट वांट्स टू बी को डायरेक्ट ना लेकर के यहाँ ये रूब्रिक आएगा कि वो अब बीमारी हो गई, ये क्या है, ये तो वार है ना, ये तो उसकी, क्योंकि डिलीजन पड़ा, ये उसकी फील है, इसलिए हमें पूछना है कि आपको क्या दिक्कत है जब सब ठीक चल रहा है। लेकिन ये तो वो जान रहा है ना कि उसके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं है। कई बार इसको थोड़ा और पूछ पूछ के, अगर हमें रूब्रिक नहीं पता है तो हम उसको रिलीजन पुअर की तरफ लेके चले जाते हैं। अच्छा इसको कमजोरी लग रही है इसलिए खाने की कुछ कह रहे हैं। तो ये वो चीज है कि डॉक्टर साहब अब इसको हमें ऐसे समझना है, अगर हम किसी वॉर में, कोई मतलब कि वॉर छिड़ गई है, पेशेंट के लिए बीमारी क्या है? बीमारी वॉर वाली ऐसी स्टेट है कि जहां उसे फाइट करना है। अब जनरली इस तरीके की जब पेशेंट बात करता है तो ये रूब्रिक हमारा सपोर्टिंग में फाइट वांट्स टू बी ये लग जाता है वहां पे, कि वो उसके साथ और सेंटेंस बोलता है जिसको हम लगा लेंगे वहां पर। लेकिन कई बार बीच में ऐसे बोलता है कि डॉक्टर साहब अब बीमारी से लड़ना है तो खाना तो पड़ेगा ही, तो ये कहाँ इशारा कर रहा है? इसके साथ दूसरा रूब्रिक क्या जुड़ेगा, कोई बताएगा? ये जो सेंटेंस मैंने बोला, डॉक्टर साहब अब बीमारी है तो बीमारी से लड़ने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? सर ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। राइट, यहीं से रूब्रिक खिंच जाता है ये रेमेडी, और मतलब ऐसे एलिमिनेशन होता चला जाता है। अगर ये ऐसी बात नहीं बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हाई उसकी तरफ मुड़ रहा है, या फिर मेट गया, और जो भी मेडिसिन हैं उसमें कॉमनली अगर मैच करती हैं, अदरवाइज फिर ये बेल की तरफ इशारा हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम एलिमिनेट करते चलेंगे, तो बाद में एनालाइजेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब पेशेंट बोलते जा रहा है, आप अंदर अंदर रूब्रिक्स को एलिमिनेट करते चलिए। तो अब यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये पेशेंट अभी ऐसे ही मतलब अक्सर आके बोलते हैं, तो ये बात हो गई कि वो बीमारी, वो खाने की डिमांड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है मैं अभी वार वाली स्टेट में हूँ। क्योंकि रूब्रिक का मीनिंग क्या है? डिसीजन वार बीइंग एट, मतलब कि बीइंग लगा हुआ है। अब देखिए बीइंग का मतलब क्या है, कि ये कोई चीज कॉन्टिन्यूसली चल रही है, वो उस प्रोसेस में है, मतलब अभी वो रनिंग मोड में, वो प्रोसेस चल रहा है, अभी उसका एंड नहीं है। बीइंग एट पार मतलब वो सिचुएशन अभी कंटिन्यू चल रही है, तो उस सिचुएशन को, उसको फाइट करने के लिए, उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए, जिससे कोई स्ट्रगल कर सके, उसके लिए वो डिमांड करता है कि खाने पीने की। फिर ये बात तो बोलता है डॉक्टर साहब खाना तो पड़ेगा, क्योंकि बीमारी से लड़ने के लिए तो खाना पड़ेगा। तो हम फाइट वांट्स टू बी को ना लेकर के, मतलब ये एक बीमारी से लड़ने के लिए, तो ये रूब्रिक हमारा बनेगा, और इसको अप्लाई कीजिए क्लिनिक में, उसके बाद देखिए कि रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। इसको बहुत पहले मोहंती सर बताए थे सेशन में, सेमिनार में, काफी साल पहले। तो फिर तब से याद है, मैंने इसको अप्लाई बहुत किया और ये बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। तो ये मतलब पेशेंट बीच में अपनी बातें कह देगा। ये सब रूब्रिक जितने हैं देखिए, प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है, सपोर्टिंग है। बीच में आपको ये बातें बोलेगा तो ये कंफर्म करेगा आपको, आपकी रेमेडी की तरफ ये सब रूब्रिक्स लेके जाएंगे। इज इट क्लियर? ये सभी को समझ में आ यस सर। जी सर, जी सर। जी। तो सर अब हम, और भी सर, और भी किसी वर्जन में इस रूब्रिक को पेशेंट बोल सकता है और किसी वर्जन में समझ सकते हैं सर? और जैसे कोई
आपको कुछ दिमाग में आ रहा हो तो बताइए, तो मैं उस पर कुछ बताऊं। और दूसरे वे में अगर जाएगा तो फाइट वांट्स टू बी वाला जो रूब्रिक है हमारा वो लग जाएगा। बट ये ध्यान रखना है आपको कि वो फाइट वाला, अभी इसमें डिलीजन लगा है, वो फाइट डायरेक्ट है, तो वो लड़ाई दिखनी चाहिए, वो सबको दिखनी चाहिए, लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। ये तो अटेंडेंट भी बताएगा ना, ये लड़ता है जाके घर में पड़ा रहता है, कहता है मेरे लिए लाओ खाना पानी सब लाओ, तो फिर वो फाइट कहाँ कर रहा है, वो तो स्ट्रगल नहीं कर रहा है अपनी चीज के लिए। लेकिन इस डिलीजन वाले में आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये तो उसकी स्टेट है, उसकी फीलिंग है अपनी। सर पेशेंट कभी कभी ऐसा कहता है कि डॉक्टर साहब वैसे तो सब ठीक है, लेकिन भूख नहीं लगेगी तो शरीर और कमजोर हो जाएगा। एक तो कमजोर है ही है बीमारी की वजह से, और खाना अगर हम नहीं खा पाएंगे, भूख नहीं लग रही तो शरीर और कमजोर हो जाएगा। तो इसमें फिर क्या? इसको आपको पूछना है कमजोर हो जाएगा तो क्या हुआ, ये तो सब्जेक्ट है ना उसका, आपको ऑब्जेक्ट ही लेना है कि भाई अगर कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा। आपको इसके पीछे जानना है, जो पीछे उसका जो ऑब्जेक्ट छिपा है वो जब पता लगेगा, वो जो सेंटेंस होगा वो रूब्रिक बनेगा। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट कौन कैसे बोल रहा है, और जब तक आप पूछेंगे नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे, तो कई बार गलत रेमेडी आ जाती है। अक्सर इसको फिर हम, आप अभी जैसे मान चलिए, तो इसको कैसे लेते हैं, क्या लगाते हैं? सर वो हम बहुत जनरली कमजोरी यही लग सोचते हैं ना, फियर पावर्टी ऑफ, जनरली यही मतलब सोचा अगर जा सकता है। अभी जैसे कि भूख नहीं लगी, मतलब क्या भी बोले सेंटेंस ये, नहीं खाना नहीं खाएंगे तो शरीर और कमजोर हो जाएगा, अक्सर तो पेशेंट बोलते हैं ऐसे। हाँ, तो अब यहीं से देखिए एलिमिनेशन मेडिसिन का स्टार्ट हो जाता है कि आपको कैसे मालूम कि कमजोर हो जाएगा शरीर खाना नहीं खाएंगे तो। हाँ, ये अक्सर पेशेंट कहते हैं, उनके वर्जन होते हैं। हाँ, तो तो यहाँ पर आगे यही इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीकिंग राइट वे में। कई बार मैं देखता हूँ ग्रुप में ऐसे मैसेज आ जाते हैं, पेशेंट ने जो बोला उसको लिख लिए, लिखने के बाद सीधा केस ग्रुप में प्रेजेंट कर दिया गया, और उसके बाद में उस पर रूब्रिक्स बना के मेडिसिन उसको रिपर्टाइज करके दे दी गई। तो ये कई बार अगर लग गया तो काम कर जाएगी, लेकिन ये मोस्टली केस को क्योर नहीं करेगी। अभी बहुत जोर देके इस पे योगेश सर ने बताया कि आजकल ऐसे ही प्रैक्टिस मोस्टली चल रही है। इवन सर ने ये भी कहा कि माइंड माइंड करके तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सैगल मेथड इज द वाकई, मतलब ये डिफरेंट है। तो इसमें जो ये केस टेकिंग है फिलहाल, जो जिस वे में जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो ले रहा हूँ, तो मुझे तो जो सैगल मेथड है एक्चुअली मैं उसी पैटर्न पे ही करता हूँ। बाकी पैटर्न को ना तो मैंने कहीं से सीखा है, और अगर कहीं से लगता है कि हेल्प करता है तो अच्छी बात है, तो मैं उस चीज को मैं भी जानने का प्रयास करता हूँ। लेकिन ये केस टेकिंग में अगर गड़बड़ हुआ कहीं भी साइकिल मेथड में, तो आप रॉन्ग मेडिसिन पे चले जाएंगे। फिर यही होता है कि सिस्टम काम नहीं करता, हमने बहुत किया लेकिन कुछ काम नहीं किया। ये जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी कमियां हैं, अदरवाइज सब सिस्टम को ब्लेम कर देते हैं कि होम्योपैथी काम नहीं करती है, ऐसे है वैसे है। तो अक्सर ये होता है। तो यहाँ पर ये गलत केस टेकिंग होती है, और अगर वाकई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से और टाइम बीत गया है, तो हमें लग जाता है कि केस टेकिंग अगर गड़बड़ हो गई हमारी, तो हमें लग जाता है केस गया, फिर या तो वो चला जाएगा पेशेंट। कई बार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि रॉन्ग केस टेकिंग। इसलिए केस टेकिंग के लिए कि अगर आपको प्रॉपर टाइम नहीं है या ध्यान नहीं दे पाएंगे, सर ने उस दिन केस प्रेजेंट किया था, एक केस के बारे में इतना डीपली इतना देर तक पूछे सर, लास्ट में उससे इतनी चीजें क्लियर हुई। कई बार मेडिसिन हमारे समझ में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें ये जानना है कि भाई आप ये क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या है, हमें गेस नहीं करना है। अभी जैसे पेशेंट बोला कि खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो नहीं खाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इसका मतलब कि काम कैसे, क्या हमें पूछना है भाई कौन सा काम की बात कर रहे हो। हाँ, मतलब वही अक्सर कहते हैं कमजोर हो जाएंगे, सर काम कैसे कर पाएंगे, फिर घर में तो बच्चे हैं, हम ही को करना है, ये सब हाँ, होता तो यही चीज है कि हमें पूछना है है। यहाँ पे जी कि जी भाई बिल्कुल। आपको कैसे मालूम कि आप कमजोर हो जाओगे। तब वहां हो सकता है उसका पास कोई एक्सपीरियंस हो वो बताएगा, या किसी को देखा होगा वो बताएगा। तो इसको अब जो बताएगा उसको हम प्लेस करेंगे, वो रूब्रिक लेंगे। फिर लगेगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी मैं पीछे हुआ था, बीमार हुआ था, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि
प्रॉब्लम हो गई खाना पीना नहीं खाने से, फिर और वीक कमजोर होते चला गया, तो वहां बोलेगा, फिर कई बार ये भी बोलेगा अरे डॉक्टर साहब अब अभी कोई बताने वाली बात है, खाएंगे नहीं तो हम कमजोर तो होते ही चले जाएंगे। तो फिर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आ गया। अब ये तो उसने अपना वे ऑफ ये टोन, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी टोन होना चाहिए, मतलब वो दिखना चाहिए, बस प्लेन बोल दिया तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ही नहीं ले लेंगे। मतलब कहने का ये है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल मींस मीनिंग, मुझे कोई अब ये बताए कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का मतलब क्या है। ये तो चलिए एक वर्जन हो गया। और हमें लगता है हर बार हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं तो सीनियर्स के जो सेशन होते हैं, हर सेशन में कुछ ना कुछ सीखता हूँ, हर चीज मुझे लगता है मुझे यहाँ करेक्ट होने की जरूरत है। सीनियर भी बोलते हैं, लास्ट बहुत बाद में मोंटी सर लास्ट में बोल रहे थे कि अभी हम भी बहुत करेक्ट कर रहे हैं अपने को। गुप्ता सर से बात हुई तो बोले गैम्बलिंग को भी हम रॉन्ग यूज करते हैं। एक बार योगेश सर ने बोला कि हमें तो अभी तक फ्रिबलस समझ में नहीं आया, हम सबने बताया सर ये स्ट्रैम की फ्रिबलस है, बोले आज तक तो मुझे स्ट्रैम की फ्रिबलस ही नहीं समझ में आई, और हम लोगों को लगता है धड़ धड़ सीधा कहीं हुआ फ्रिबलस। तो बोले ये जो आप लोग ले रहे हैं ये इंडिफरेंस सफरिंग टू ये उसका है स्ट्रमोनियम का। तो कई जगह मतलब बहुत करेक्ट होने की जरूरत है हमें। सेशन सेमिनार्स इसीलिए रखे जाते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, दो मीनिंग है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। और ऑब्जेक्टिव कैसे बना है, आपको लगेगा पेशेंट ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हमें तभी लगेगा, तभी लेना है जब लगेगा कोई मार्क कर रहा है हमें, हम कोई बात कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं अभी अभी क्वेश्चन आपने किया, पेशेंट ने बोला कि ना कि डॉक्टर साहब खाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, शरीर कमजोर हो जाएगी तो काम तो करना ही है। तो आप पूछेंगे, जब भी आपने पूछा कि भाई खान आपको क्या दिक्कत है, मतलब कि क्या जरूरत है खाने की, आपको क्यों लगता है कमजोरी हो जाएगी, तो प्लेन नहीं बोलेगा। हमें देखना है ऑब्जेक्टिव तभी लेना है। अब वो इस टोन में इस तरीके से बोलेगा, सार्केस्टिक वे में, मतलब उसका एक वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होगा डॉक्टर साहब अरे खाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। इसका मतलब क्या किया उसने, जो हमारा जो हमने आंसर दिया उसको उसने ऑब्जेक्ट किया, उसको उसने ऑब्जेक्ट मतलब ये है कि उसको उस पर रोक लगाया। कहते नहीं ऑब्जेक्शन है मेरा ये, आप लोगों ने सब सुना होगा ना ऑब्जेक्शन, उस पर रोक लगाना। तो वो हमारी बातों को पे रोक लगा रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है उसे। तो हमें जब लगेगा कि हाँ बात तो सही है मेरा जो इस तरीके से, तो वो हमें दिखना चाहिए कि वो उसकी तरफ से ये ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है इस लायक ये है सेंटेंस, नहीं अगर है वो टोन में नहीं है तो नहीं लेंगे हम। और फिर रिजनेबल भी आगे जुड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट इसने किया, और वाकई जो हमें लगता है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये तो खैर बात तो बनती है कि डॉक्टर साहब हर बार हम होम्योपैथी से ठीक होते आए हैं, तो इस बार हम क्यों एलोपैथी में या और कहीं चले जाएं। भाई जब इससे पहले आपकी दवाई से हम हर बार ठीक होते आए हैं, तो सीधी सी बात है जब तकलीफ होगी तो आप ही के पास आएंगे ना। ये हुआ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हमें दिखना चाहिए, पेशेंट जो बोल रहा है तो हमें तुरंत ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी बातों को, तो ये खुद फील होता है कि हाँ हमारा क्वेश्चन ऐसा था कि जिसपे इसको, और इसने रीजनेबली सही बात बोली है इसलिए हमारे पास भी कोई बात नहीं होती। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल को लेंगे। अदरवाइज कई बार कुछ रूब्रिक्स ऐसे होते हैं उसमें हमें लग रहा है बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हमें मिल रहा है, और जैसे उसके साथ उसको मिलाते हैं प्लस करते हैं, पता लगा मेन रूब्रिक ही गायब हो गया। अब ये लगता है कि मेन वाला लें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल को लें। तो ये सिचुएशन आती है नहीं आती है प्रैक्टिस में, जब खास करके रूब्रिक को हम मिल के उसको मिला के रिपर्टाइज करके प्रैक्टिस मेडिसिन देना हो तो। ये कुछ क्लियर ठीक चल रहा है या इसमें और कुछ कोई चीज। जी जी सर, बहुत अच्छा सर। जी सर, सही है। अब अपने टॉपिक पे चले हम लोग, नहीं तो ये छूट ही जाता है। इसी चक्कर में तो ये पूरा नहीं, आगे का टॉपिक नहीं निकल पाता है।
इसमें कोई एक्चुअली एक लाइन आ ही जाती है ऐसी, our experience tells us that these expressions are not the mental state are so called mental symptoms. अभी देखिए यहाँ मेंटल स्टेट्स आर सो कॉल्ड मेंटल सिम्टम्स ऑफ ए पेशेंट, मतलब उसको कई बार हम स्टेट और सिम्टम समझ लेते हैं, बट ये हमें ध्यान रखना है स्टेट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड पिछली बार इस पर डिस्कशन भी हुआ था। तो okay, we have observed that when we administer a medicine on the basis of these expressions which are present, predominating and persistent in nature, तो हमें जो मेडिसिन हमारी होती है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया है, पेशेंट को दिया है। जो एक्सप्रेशंस हमें मिलते हैं विच आर प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट हैं, प्रीडोमिनेटिंग है, परसिस्टेंट है इन नेचर, इट सेट्स इन मोशन डिस्चार्जेस विच परहैप्स have remained deposited in the body for want of desired stimulus। तो जब इस तरीके के जो एक्सप्रेशन पेशेंट के जो होते हैं, मतलब जो प्रेजेंट, प्रीडोमिनेटिंग एंड परसिस्टेंट नेचर में अगर जो आते हैं पेशेंट को, अगर उसको हम बेस लेकर के और मेंटल स्टेट पे अगर उस तरीके से मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रॉपर से मिनिमम देते हैं, तो जो उसके अंदर मतलब चाहे वो डिस्चार्जेज मोशन के रूप में या जो भी जिस तरीके की एलिमिनेशन चीजें होनी है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में जो बॉडी में जमा हुए हैं, जब वैसा स्टिमुलस, जब प्रॉपर रेमेडी जाती है तो वो स्टिमुलस क्रिएट होता है, तब ये चीजें एलिमिनेट होना शुरू होती हैं। एंड दिस इज द राइट प्रोसेस। इसलिए हम पूछते हैं कई बार कि मेडिसिन लेने के बाद आपको कोई लूज मोशन, वॉमिटिंग, कोल्ड का फीवर कुछ आया है या नहीं आया है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर हम माना ही मस्ट ही है, हो सकता है। इसलिए यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है वांट ऑफ डिजायर्ड स्टिमुलस। जब वो स्टिमुलेशन अगर मिलेगा, इसमें डिपेंड करता है पोटेंसी का भी इम्पैक्ट है। अगर राइट सिमिलम के बावजूद भी अगर राइट पोटेंसी नहीं होगी तो स्टिमुलस स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए जब वो राइट पोटेंसी मिलती है तभी स्टिमुलस क्रिएट होता है, तभी वाइटलिटी पुश होती है, तब ये टॉक्सिन्स आउट होने शुरू होते हैं। इसलिए एनी टाइम हो सकता है, बट हम पहले से बता के में रखना चाहिए जिससे पेशेंट को डर ना लगे। अदरवाइज यहाँ आपने मेडिसिन दिया, नेक्स्ट डे लूज मोशन हुआ, पता लगा ला के वो मेट्रोजिल वगैरह, फ्लाइजिल जो भी है वो कुछ खा पी ले, पता लगा फिर जो जहाँ जैसे था वैसे वापस रीस्टक अप, पता लगा जो पेन हो रहा है ठीक हो रहा था, आराम हुआ था, वापस से फिर आगे डॉक्टर फिर से होने लगे। तो ये हमें बता के रखना है, इससे थोड़ा ईजी हो जाता है, मतलब कि जल्दी ठीक हो जाता है। पेशेंट नहीं होगा तो खा लिया तो आपके पास भी हमें टाइम मिल गया, ठीक है, आपकी गलती, आपने किया। अब ये स्टिमुलेशन वापस कब स्टार्ट होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पता नहीं है। तो एक्चुअली उसे पता नहीं होता है कि कब वापस फिर स्टार्ट हो गए ये सिम्टम्स। इसलिए पहले से बता के रखेंगे तो बेटर है। अदरवाइज लोग, सबके घर में पीसीएम होता है, उठा के सब खा लेंगे, पेन होगा तो भी खा लेंगे। तो इस तरीके से तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में कोई एक्सटर्नल कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इवन कोई जो ट्रेडिशनल कोई चीज़ है कि हमें कफ, अभी खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, तो हम कुछ और चीज़ खा के उसको इलायची या फिर लौंग या जो उसका अदरक वगैरह का पेस्ट, इन सब से भी बचना चाहिए उस टाइम में। अदरवाइज उसने वो किया, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पेशेंट तो कहे डॉक्टर साहब हम काढ़ा हमेशा पीते हैं, बना के पी लिया, ठीक हो गई उससे। तो आप क्या जानेंगे कि राइट है कि रॉन्ग है, तो आपके पास भी कुछ नहीं रहेगा समझने के लिए। पेशेंट को भी क्रेडिट देने के लिए नहीं बचेगा, ये आपकी दवाई से नहीं हुआ, ये तो हमारे काढ़े से हुआ है। तो अक्सर ऐसा पेशेंट करते हैं, जल्दी मेडिसिन को तो क्रेडिट देते ही नहीं है, क्योंकि ये वही स्टेट होगी ना डिलीजन वाली, की लगा कि पहले मैं खुद, तो अभी मैंने खुद को समझाया बहुत, अब मैं डरना वरना छोड़ दिया। अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो खुद ही कहेंगे डॉक्टर साहब मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया, आप मैंने डर ही निकाल दिया अपने अंदर से। ये बोलते हैं, नहीं बोलते हैं पेशेंट? जी सर। और वो कब बोलते हैं, जब आपके राइट रेमेडी उनको मिलती है तब, उससे पहले नहीं बोलते हैं। तो ये क्या होता है, उनका जी। ईगो या उनकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनको समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट ये हमें समझ में आना चाहिए। इससे हम क्लियर होते हैं कि कंफर्म होते हैं कि हाँ हमारी मेडिसिन राइट है। इसलिए स्टिमुलस, स्टिमुलेशन, वाइटल फोर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से मतलब मेडिसिन हमारी राइट सिमिलम और राइट पोटेंसी ने कैसे वर्क किया है। This stimulus could be deemed responsible for keeping them in motion and helping them to come out of the body on their own at their proper time। तो ये
ये इसीलिए अभी ये चीज मैंने पहले ही बता दिया कि स्टिमुलस मतलब ये डिपेंड करता है कि कब वो वाइटलिटी कब पुश होगी, कब स्ट्रांग होगी बॉडी में, और ये बॉडी को, तो ये बहुत, इसे बोलते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम, इसलिए इतना अच्छा होम्योपैथिक में है कि जब हमारी बॉडी रेडी होगी, अगर बहुत वीक है तो स्टिमुलस स्टार्ट नहीं होगा, बॉडी के अंदर वो एनर्जी अगर मेंटेन नहीं है तो ये स्टार्ट नहीं होती है, नहीं तो और हम डाउन चले जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ मैटर ये होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिजीज का एग्रावेशन, कई बार मेडिसिनल एग्रावेशन की बात होने लगती है। इसलिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है कि पोटेंसी सिलेक्शन। तो जैसे मैं अपना एक एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा कि मुझे लास्ट कोविड का जब बाद वाला सिचुएशन कोविड की थी, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो उसी बीच मैं बहुत सारे कोविड केसेस देख भी रहा था। लखनऊ में मकान भी बन रहा था और मैं उस टाइम, मेरा अयोध्या बैठने का शेड्यूल था। तो फ्राइडे को मैं दोपहर में, और यहाँ मैं थोड़ा सा एक केस, एक जानने वाले हमारे थे, बहुत क्लोज थे, तो उनको हुआ था और उनको हम रात में देखने गए। अब उनके घर वालों ने सबने छोड़ दिया था, उनकी एक छोटी बच्ची भी थी, और तो एक हमारे यहाँ सोसाइटी के एक फ्रेंड और थे, वो भी, सबका मकान साथ ही बन रहा था, सब अलग अलग रहते थे। तो उन्होंने कहा कि चलिए 12 बजे फ़ोन आया, 1 बजे की देखने चलते हैं, कंडीशन बहुत ख़राब है। उनकी एक छोटी, उनकी वाइफ और एक बेटी छोटी 3 साल की आई थिंक थी, तो उसको पहले से निमोनिया, अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने कहा, और घर वाले, उनके भाई सब नियर बाई थे, रिलेटिव कोई नहीं आया, तो हम लोग ठीक है चलो चलते हैं, रात में गए। अब उन्होंने मुझे, अब वो बार बार इशारा करें ऐसे, मतलब अब खैर उनकी वाइफ बच्चे तो नज़दीक ही थे, तो अब मुझे भी थोड़ा इमोशनल उसमें कि चलो ठीक है। तो मैं क्या किया, उनका हाथ ऐसे पकड़ा, देखा, मैंने कहा कि हाँ गर्म ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। फिर माथे पे मैंने हाथ रखा ऐसे, हमने कहा हाँ गर्म तो है। अब देखिए इम्पैक्ट कैसे ब्रेन वर्क करता है हमारा, साइक कैसे चलती है। फिर वहाँ से हम मेडिसिन वगैरह उनको दिए, थोड़ी देर मैंने कहा इसको, दवाई को पी लीजिए आप और आराम मिल जाएगा। तो देने के बाद उनको आराम मिला, 10-15 मिनट, आधे घंटे हम लोग रुके। फिर वहाँ से रात में 2 बजे के आसपास हम निकले, 1:30-2 बजे। तो जो फ्रेंड थे साथ में दूसरी तरफ चले गए, मैं घर अपने आया। तो वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैं घर पहुँचने लगा। पहुँचते पहुँचते, स्टेप चढ़ते चढ़ते मुझे फीवर। अब मैं रास्ते में सोच रहा हूँ कि सब कह रहे हैं कि कोरोना गाड़ी के टायर में चिपक के आ रहा है, हवा में उड़ रहा है, सूज में, स्लीपर में, हर जगह उड़ रहा है, मैं तो कोरोना को चिपका के लेके आ रहा हूँ अपने हाथ में। तो ये मैं सेकंड फ्लोर पे चढ़ रहा हूँ और सोचते जा रहा हूँ, मैंने कहा बताओ मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की। फिर मैंने ये भी सोचा कि अब एक फीलिंग होती है कि किसी को बुरा ना लगे, तो मैंने वहाँ सैनिटाइजर रखा था, उससे मैंने सैनिटाइज भी नहीं किया हाथ को। मतलब इमोशन से मैं भी बह गया कि चलो ठीक है। और वो आने के बाद में, तो डिजीज स्टार्ट कैसे होती है, पैथोलॉजी डेवलप कैसे होती है, ऐसे ही होती है। फिर हमें लगा कि बताओ, अब हमारे मन में फियर आना शुरू हो गया, कि एक डर लगने लगा कि अच्छा। तो हम, अब सोचिए मुझे कोई इश्यूज, कोई ट्रबल नहीं थी, और सीढ़ी पहुंचते, घर पे ऊपर पहुंचते पहुंचते जो भी 2-4-5 मिनट का समय लगा होगा, उतनी देर में मुझे 10 मिनट के अंदर बहुत तेज फीवर आ गया। वो 102 से ऊपर था, सडन आया। फिर हमने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने भी मेडिसिन, मैं सोचा मकान भी बन रहा है, जल्दी मेडिसिन लाओ, ठीक है जल्दी ले लूँ फिर ठीक हो जाएगा। तो बाकी सब फैमिली, वो एसी, मैंने कहा मुझे एसी में नहीं सोना, ठंडा लग रहा है। तो फिर मैं दूसरे रूम में, जबकि उसमें आग जैसे जल रहा था, लेकिन मुझे उसमें अच्छा लग रहा था, रात भर में वैसे उसमें। तो ऐसे 1-2 दिन 3 दिन लगा, और मैंने मेडिसिन उस टाइम ले लिया था। आप लोग कोई गेस करेंगे मैंने क्या दवाई ली होगी? और अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो भी पूछ सकता है। आर्सेनिक लिया होगा सर। जी, आर्सेनिक एल्बम। क्यों? कोविड में आर्सेनिक खूब चल रही थी इसलिए? सर कोविड एक में बार ही किए। हाथ थोड़ा सर आप एक